नमस्कार। वेलकम टू प्रोसेस इंडस्ट्री क्रॉनिकल मैगजीन सर। आज हम हैं मिस्टर पंकज अग्रवाल सर के साथ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिंडलास डुप्लेक्स लिमिटेड। मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी पेपर मिल है। और सर का जो लाइफ कोर्स है, सर ने कैसे स्ट्रगल किया और सर ने कैसे आगे बढ़े, और इनके जब ये बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे जहां पर ये निराश हुए होंगे, हताश हुए होंगे, तो कैसे सर ने इन सबको ओवरकम करके एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश किया और एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं, हम सर से आज पूछेंगे। तो सर, आज आपके बारे में सब कुछ बताइए सर। देखिए, कोई बहुत ज्यादा कुछ तो ऐसा है नहीं बताने लायक, लेकिन जो भी आप पूछेंगे फिर भी मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं आपका जन्म कहाँ हुआ सर, और कहाँ से आपने स्कूलिंग कॉलेज वगैरह की, सर वो बताएंगे। मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में ही हुआ। हमारा परिवार पूरा सब मुजफ्फरनगर में ही है। पहले कभी 120 साल पहले पास के गांव में रहते थे। हमारा संयुक्त परिवार है, संयुक्त व्यापार भी है। और मैंने यहीं पढ़ाई की है मुजफ्फरनगर में, एसडी पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल है, वहाँ पढ़ाई की। फिर बीकॉम मैंने एसडी डिग्री से की। तो ये मेरी एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद सर कैसे आपने डायरेक्ट बिजनेस में आ गए थे सर, कि कुछ आपने जॉब वगैरह भी कहीं किया? नहीं, जॉब तो नहीं की, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो जब मुझे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक था, तो मैं आर्टिस्ट था और मुझे लगता था कि शायद मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं एक आर्टिस्ट ही बनूंगा। लेकिन फिर बाद में बिजनेस ज्वाइन किया। हमारी सराफी की दुकान है, वहाँ बैठा पहले पापा के साथ। फिर एक और इंडस्ट्री है, वहाँ अपने चाचा के साथ बैठा। और फिर मैंने ये 91 में हमने पेपर मिल लगाई। तब से मैं देख रहा हूँ, 33 साल हो गए करीब इस फैक्ट्री को, तब से देख रहा हूँ। तो जब 91 में जरा सर अपने जब ये पेपर मिल लगाने का सोचा, उससे पहले मन में बहुत दुविधा होगी सर, क्योंकि आपका फैक्ट्री का जिसको बोलते हैं एक इनहेरिटेंस नहीं था, फैक्ट्री चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये फैक्ट्री किस तरीके से ऑपरेट की जाती है, उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, चाहे रिसोर्सेज को ले लो, चाहे वेंडर्स को ले लो, या मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स से ले लो। तो ये आपने किस तरीके से एक माइक्रो लेवल प्लानिंग किया सर? कुछ आपने कुछ प्लान किया था सर की? एक्चुअली हमारे परिवार की कई इंडस्ट्री ऑलरेडी थी, तो उसकी वजह से मुझे फैमिली से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला। और यहाँ भी हमारे जो अदर डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी क्रेशर चला रखे थे, तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, एक नया एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे गाइड थे जो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाए। तो जब आपने पेपर मिल लगाने का सोचा, तो जो मेन गाइडेंस था जिसकी वजह से आप आज सक्सेसफुल हैं, आज आप जब एनालिसिस करते हैं पीछे जाके, तो आपको कौन सी वो जो जिसको बोलते हैं ना सलाह, वो काम आई सर? वो कुछ सलाह शेयर करेंगे सर? सलाह तो देखिए, इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी व्यापार, प्रॉब्लम सब में आती है। कोई आदमी अगर ये सोचने लगे कि मैं सब कुछ स्मूथ चलेगा, जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं कि अमिताभ बच्चन आया अपने ऑफिस में और सब गुड मॉर्निंग सर, और आगे उसने चेक साइन करने शुरू कर दिए, तो ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है। इंडस्ट्री को चलाना ये अपने आप में एक बहुत मतलब टफ जॉब है, इतना इजी नहीं है। तो कई बार बहुत अच्छी भी चलती है, कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं कि इंडस्ट्री का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप शांत रहें, ऐसे में आप ऐसे डिसीजन लें कि अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली चला पाएं। तो यही सबसे बड़ी जो मुझे सीख मिली है अपने बड़े लोगों से, मेरे पापा से और चाचा वगैरह से, ये सीख मिली है कि भैया अगर कोई खराब टाइम आता है, उसमें भी मन को शांत रखकर और पूरे एफर्ट्स करे जाएं। ऐसा नहीं कि एफर्ट्स छोड़ दें, एफर्ट छोड़ेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चला सकते सर। क्योंकि पूरा जो वेस्ट पेपर है उसके ऊपर आपकी मिल चलती है, उसको आप कन्वर्ट करते हैं पेपर में, पूरा वेस्ट। तो जब जो रॉ मटेरियल है, ऐसा कभी हुआ है कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई में आपको दिक्कत आई हो इनिशियली? बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में। और या फिर कुछ मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम आई हो और वेंडर्स ने आपको मना कर दिया हो कि भाई अभी थोड़ा लेट होगा हमारा आना, क्योंकि हम किसी बड़ी फैक्ट्री में हमारा काम चालू है, तो हम वो बड़ी फैक्ट्री में काम करके फिर आपकी फैक्ट्री में आएंगे। क्योंकि इस तरीके से कुछ एक दिखाने की कोशिश होती है जैसे कि भाई हम कि आपकी कोई एक व्यक्ति छोटा है, हम तो बड़ी कंपनी में ज्यादा काम करते हैं, बड़े। तो इस तरीके का ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल लड़ाई बड़े छोटे का, या आपकी छोटी फैक्ट्री है हम बड़ी फैक्ट्री में है, इसको कैसे आपने टैकल किया सर? नहीं, इस तरह की तो कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं। लेकिन शुरू में हमने जब फैक्ट्री चलाई तो हमारी एग्रो बेस्ड थी, यानी कि बगास से और सरकंडे से हम पेपर बनाते थे। यहाँ आसपास में बगास भी बहुत है और सरकंडा भी बहुत है। गंगा के किनारे सरकंडा, जिसे एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, वो अवेलेबल है। तो उसकी कई बार दिक्कत आती थी कि उसकी शॉर्ट सप्लाई हो जाती थी। कभी कुछ एक बार सरकार ने बैन कर दिया उसके ऊपर, यहाँ सेंचुरी घोषित कर दी, तो वहां से सरकंडा कट्टा बंद हो गया, तब बड़ी प्रॉब्लम आई।
फिर धीरे धीरे इसमें पड़ता कम आने लगा, फिर हम धीरे धीरे वेस्ट पेपर पे शिफ्ट हो गए। कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी थी, उसमें ब्लैक लिकर निकलता था, तब ट्रीटमेंट नहीं था हमारे पास, तो नदी को नुकसान पहुंचाता था, तो फिर गवर्नमेंट ने उसे, हमने फिर केमिकल प्लांट लगाया, लेकिन उसके बीच में बड़ी प्रॉब्लम आई, एक आध बार फैक्ट्री बंद भी करनी पड़ी हमें। तो उन सब चीजों को धीरे धीरे फिर हमने प्रोसेस चेंज करके फिर वेस्ट पेपर पर ले आए, और तब जब तक ठीक चल रही है। कभी वेस्ट पेपर शॉर्ट अगर हो तो कई बार रॉ मटेरियल कुछ अगर लगता है कि कुछ शॉर्ट है तो इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर से भी आ जाता है, अमेरिका से, यूके से। जब जो आप बता रहे हैं कि बीच में आपकी एक बार कहीं आपकी पेपर मिल एक बार कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आपको क्लोज करनी पड़ी, तो उस समय जो लोग ताना मारते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे इमीडिएट फैमिली रिलेटिव्स हो, चाहे सोसाइटी के कुछ लोग हों, तो वो ताने जब आप सुनते थे तो आपको कैसा मतलब फील होता था सर? अब देखिए, बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सुनने को तो बहुत कुछ मिलता ही है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है या कोई प्रॉब्लम आई है तो मन के अंदर भी बहुत होता है, फिर दूसरे लोग भी ये सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ। तो लेकिन उसी चीज को अगर हम मन में ठान लें कि हमें करना ही है और एक जज्बे के साथ लगे तो सब चीजें ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक सी चीज चलती रहेगी, एक ही लकीर पर चलते रहेंगे। बिजनेस में हमेशा चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। आज कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कल को नहीं है, कोई नए नॉर्म्स आ गए, पोल्यूशन के नए नॉर्म्स आ गए, उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मशीनरीज लगानी पड़ेंगी। मार्केट कोई नया डेवलप हो गया, कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट मांगने लगे, तो वो सारे आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों ने उसकी तैयारी नहीं की वो खत्म हो जाते हैं। जैसे पहले वो कैमरा आता था कोडेक, और उसकी रील से होती थी, रील से फोटो होते थे। डिजिटल आया, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो वो लोग खत्म हो गए, और जो नए आए वो चलने लगे। आप एक साइंटिफिक अप्रोच की बात कर रहे हैं सर एक्चुअली, और भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ पे कोई भी व्यक्तिगत समस्या आती है या कहीं बिजनेस में कोई समस्या आती है तो लोग एक धार्मिक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि कहीं कोई जप करवा दिया, कोई होम करवा दिया, कहीं हवन करवा दिया, कहीं दान करवा दिया, कोई भंडारा करवा दिया। तो जब आपको इस प्रकार की कोई समस्या, इस प्रकार की जो समस्या आई थी, उस समय आपने साइंटिफिक अप्रोच लिया, क्यों लिया? आप भी एक इस तरीके का अप्रोच ले सकते थे, क्या पता शायद आपको कुछ सहायता मिल जाती वो दान पुण्य करने की। देखिए, सभी चीजों का अपना महत्व है। हल्का फुल्का वो भी हम करते हैं क्योंकि हमारी मान्यता ऐसी है। हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं वो कहते हैं भाई ये करा लो, जो उन्होंने कहा वो हम करा लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच ही हमें रखनी पड़ेगी, कि भगवान भी सहायता उनकी करता है जो आदमी कर्म करता है। हम केवल हवन पूजन करने लगे और ये देखें ना कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन भगवान निकाल के बिल्कुल नहीं देने का। भगवान आपको एनर्जी देंगे कि हाँ भाई आप ये कर्म कर रहे हो, तो उस कर्म का आपको फल मिल जाएगा। लेकिन हम कर्म ही ना करें, केवल पूजा पाठ में लगे रहे, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो कर्म प्रधान है। हमें लगता है कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, पूरा जज्बा होना चाहिए कि हमें करना ही है, करके ही होगा। आसमान में से ऐसे ही अपने आप चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आपका काम अपने आप होने लगेगा। आपका जो टेक्निकल नॉलेज है सर, वो आप कैसे अपग्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपडेटेड रहते हैं सर? देखिए, मेरा शौक है, मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ, सारी पेपर इंडस्ट्रीज कोशिश करता हूँ देखने की। जैसे यूएस में मैंने 60-70 पेपर इंडस्ट्री देखी है, जापान में, कोरिया में, पूरे यूरोप में। चाइना मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली जाना होता है क्योंकि चाइनीज जो है उनकी भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। चाइना की मैं 400 से ज्यादा पेपर इंडस्ट्री देख चुका। तो वहां दूसरी जगह जाकर और अपने से बेहतर पेपर इंडस्ट्री देखने से और उन लोगों से बात करने से काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसे फिर हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने काफी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, लगभग पूरे यूरोप में भी, अमेरिका, कनाडा, जापान और बहुत जगह, चाइना, हांगकांग और भी बहुत जगह। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कॉन्फ्रेंसेस में एक ही जगह पर वहां के एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, उन लोगों से बात करके भी काफी एक गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो मैं अपने आप को अपडेट रखने की पूरी कोशिश करता हूं। और सर दो शब्द हैं सर, एक सेटिस्फैक्शन और एक हैप्पीनेस। तो संतुष्ट जीवन जीना और एक मुस्कुराता हुआ एक जीवन जीने के लिए आप क्या क्या करते हैं सर? किस तरीके से एक व्यक्ति जो, क्योंकि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप क्योंकि एक फैमिली में हैं तो फैमिली के आपके पास कुछ ना कुछ तो आपके काम भी होंगे, कुछ इश्यूज भी होंगे, फ्रेंड सर्कल्स में भी कुछ होंगे, सोसाइटी में भी कुछ होंगे, फिर फैक्ट्री में है, फैक्ट्री के अलग अलग प्रकार वर्कर्स होते हैं, उनमें भी है। तो इन सब के बीच आप एक सेटिस्फाइड और एक हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं सर?
देखिए, मैं एक तो ओशो को काफी सुनता हूँ, पहले ओशो की किताबें पढ़ता था। अभी तो यूट्यूब पर काफी अवेलेबल है, किताबें पढ़ने से अच्छा है कि हम यूट्यूब पर सुन लें, उन्हीं की आवाज में सुन लें। तो उससे मुझे बहुत एक राह मिलती है कि हमें करना क्या चाहिए। और जहां तक सेटिस्फेक्शन की और हैप्पीनेस की बात है, सेटिस्फेक्शन पूरा है मेरे अंदर, क्योंकि मैं एफर्ट्स करता हूं। एफर्ट्स, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं एफर्ट्स कर रहा हूं, उसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, लेकिन कर्म करना मेरे अपने हाथ में है, वो मैं करता हूं। ओशो बोलते हैं कि खुशी है, आप खुशी महसूस करते हैं तो खुशी के बाद दुख भी आएगा, लेकिन उसके बदले आप आनंदित महसूस करें। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को आनंदित रखूं, क्योंकि आनंद के बाद जब आप उसे समझ लेंगे, उसके बाद परम आनंद ही आएगा। तो सुख के बदले आनंदित रहने की कोशिश मैं करता हूं, और उसमें मैं काफी सक्सेसफुल हूं। मेरे बहुत सारे मित्र जो स्कूल टाइम से मेरे मित्र हैं और मेरे रिलेटिव्स, उनका यह कहना है कि पिछले 35-40 सालों में उन्होंने मुझे कभी गुस्से में नहीं देखा और कभी परेशान नहीं देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परेशानी मेरे पास नहीं आई है, मैं कोई बहुत स्पेशल आदमी हूं, हर आदमी के पास आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनके सोल्यूशन निकालूं, ना कि ये सोचें कि मेरे ऊपर क्यों आ जाती है ये भगवान, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास क्यों आ जाती है परेशानी। वो सबके पास आती है, केवल उसे कैसे सॉल्व करें पॉजिटिव वे में रहकर, ये मेरी कोशिश रहती है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है यंगस्टर्स के बीच में आजकल कि कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जाए। तो कॉन्फिडेंस किस तरीके से यंगस्टर्स डेवलप कर सकते हैं, या आपने कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप किया सर? मैंने भी देखा है आजकल बच्चे जो है पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करते हैं, और जरा सा कोई लाइफ में दिक्कत आ जाए तो एकदम हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए तो उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ओशो जैसे लोगों को सुने पढ़ें, डेल कार्नेगी की बुक्स हैं, वो बहुत मुझे हेल्प की उसने, और स्वेट मॉडर्न है, उनकी भी बुक्स मैंने पढ़ी, उनसे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीजों को सुने, धर्म को जरूर माने लेकिन धर्मांध ना हो। ऐसा नहीं कि आपने सारा टाइम इन्हीं चीजों में लगा दिया, पूजा पाठ में। ईश्वर आपकी तभी हेल्प करेगा जब आप कर्म करोगे, और अच्छे कर्म करोगे, और पॉजिटिव वे में रहोगे, और जज्बे के साथ काम करोगे। जज्बे से करेंगे तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरा तो बच्चों को, सबको, नई जो जनरेशन है उन्हें यही सलाह है कि भैया कूल रहकर काम करो, अपने एक्सप्रेशंस ठीक रखो, दुख में बहुत ज्यादा दुखी मत हो, सुख में बहुत ज्यादा नाचो मत, अपने आप को अपनी इंद्रियों पर थोड़ा वश करो। अगर आपने इंद्रियों पर थोड़ा सा वश रखा तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। और जो आनंद है वो अपने मन के अंदर से, बाहर का कोई नहीं देगा आपको। और जितना ज्ञान बढ़ा लोगे उतना आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आप समझने लगोगे सारी चीजों को। तो जितना एजुकेशन कर लो, एजुकेशन का जितना पढ़ लो, उसके अलावा वैसे भी और बहुत सारी चीजों को आप पढ़ो, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ो, जिससे कि आपको एक जीवन का एक आपको राह मिले, आपको पता लग जाए कि हमें करना क्या है। अच्छे अच्छे लोगों की जीवनियां पढ़ें, लोगों ने क्या किया है, कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, और अपने माहौल के हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। सभी को साथ रखते हुए, व्यवहार बहुत बड़ी चीज है लाइफ में। जो कटु बोलते हैं, जो कड़वा बोलते हैं, उन लोगों को मैंने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। तो मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सोशल होना बहुत जरूरी है। आप केवल काम में लगे ना, आप सोशल नहीं है, आप अपडेट हो ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं। और काफी लोग मैंने इसलिए भी फेल देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो कि अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा होशियार मानने लगते हैं। तो यह भी जरूरी है कि आप दूसरे की भी सुने, केवल अपनी अपनी ना गाएं। तो आदान प्रदान हो डिस्कशन में, ये नहीं कि आप केवल जो है प्रदान प्रदान कर रहे हैं, आदान कर नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारी नई जनरेशन में, अगर उन्हें लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और दूसरा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपनी बात कहते हैं, उसकी सुनते नहीं। उससे भी फिर आदमी कट हो जाता है, और कट ऑफ होने से फिर उसे उसकी नॉलेज नहीं बढ़ती, वो दूसरों की बढ़ा देता है। तो ये 5-4 चीजें ऐसी हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी हैं। और संघर्ष तो हमेशा आदमी को सिखाता ही है। जिसने संघर्ष नहीं किया
वो बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंचाइयां नहीं छू सकता। सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं परेशान रहते हैं कि वो पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें। आपके हिसाब से सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, और एक कोई भी अपनी जो यंग जनरेशन है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकती है सर? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, मैंने एक बार एक चार्ट बनाया था कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या मापदंड हमारे होने चाहिए। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि भाई सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। एक ने कहा कि बस मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए हो जाएं तो मैं मानूंगा मैं सक्सेसफुल हूं। किसी ने कुछ और कहा, मेरे पास इतना हो जाए, ये हो जाए। तो मैंने सोचा फिर कि क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सफलता है वो तो पैसे की सफलता होगी जो उन्होंने कहा, वो ओवरऑल सफलता नहीं है। तो 5 चीजें मैंने बनाई, जिसमें व्यापार या जॉब, फैमिली, थर्ड है सोसाइटी, फोर्थ फ्रेंड्स, और फिफ्थ है सेल्फ। तो इन सब चीजों का हमें बैलेंस बनाना है। नॉर्मली मैंने 80% लोगों को देखा कि वो बैलेंस नहीं बनाते। बिजनेस में लगे तो बिजनेस में लग गए, फैमिली को भूल गए। फ्रेंड्स में लगे तो बिजनेस भी भूल गए, फैमिली भी भूल गए। केवल फैमिली में लगे तो बिजनेस भी भूल गए, फैमिली भूल गए, सोसाइटी भी भूल गए। और अगर थोड़ा बहुत बैलेंस बनाते भी हैं तो सेल्फ को भूल गए। हमें अपने लिए भी समय निकालना है, फैमिली के लिए भी निकालना है। और अगर बिजनेस में मान लो 6 घंटे हम बिजनेस को देते हैं या 8 घंटे देते हैं, तो 8 घंटे का मतलब है 8 गुना 60 मिनट और 8 घंटे, यानी कि 480 मिनट हम बिजनेस में टाइम दें। यानी कि गए बस इधर उधर की बकवास कर रहे, ऐसे ही बैठे मोबाइल देख रहे। तो 8 घंटे या 6 घंटे या आप 4 घंटे भी अगर 240 मिनट भी अपने बिजनेस को देंगे तो वो भी बहुत है, लेकिन कंसंट्रेशन से और बिजनेस को ही वो टाइम मिले। फिर आप फैमिली के लिए भी समय निकालें, सोसाइटी के लिए भी, कहीं से इनविटेशन आया वहां जाना आना, बातचीत करनी, अपने दोस्तों के साथ भी, और स्वयं के लिए भी हमें समय जरूर निकालना चाहिए। मुझे जब मौका मिलता है, मैं बचपन से पेंटिंग्स बनाता हूं, ऑयल पेंटिंग मैं आज भी बनाता हूं। मैं बांसुरी बजाता हूं, मुझे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे इतना उससे सुकून मिलता है, और कितना भी बिजी हूं, मैं चाहे 5 मिनट के लिए बजाऊं, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 बार बांसुरी जरूर बजाता हूं, क्योंकि वो मेरा पैशन है, मेरा शौक है। तो इसी तरह से हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो ये जब ये बैलेंस बन जाएगा तो आपको अपने आप आनंद आने लगेगा, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। बैलेंस की जितने भी नजदीक पहुंच जाए, मैं ये कह रहा कि 100% बैलेंस बन जाएगा, लेकिन इन 5 चीजों के बीच में हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग है। सर, एक बड़ा मुद्दा है सर, फेलियर कैसे हैंडल करें। बच्चे आत्महत्या करने लग जाते हैं, एग्जाम में फेल हो गए, आत्महत्या, जॉब नहीं मिली या जॉब में अनसक्सेसफुल हुए, आत्महत्या, बिजनेस में थोड़ा बहुत कुछ अनसक्सेसफुल हुए, जरा सा कुछ हुआ, लॉस हुआ या कुछ, आत्महत्या। फेलियर कैसे हैंडल कर सकते हैं सर हम? देखिए, जो बच्चे फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, एक तो उनकी अपनी बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस में कमी है, जिसकी वजह से वो ऐसा स्टेप उठाते हैं। दूसरा, मैंने कई लोगों को देखा है जिन बच्चों ने ऐसे किया है, उनकी फैमिली का भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो हमें अपने बच्चों पर ऐसा प्रेशर नहीं रखना चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है, जो बच्चों की माँ या बाप का जो सपना होता है वो बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। मान लो उनका बाप इंजीनियर नहीं बन पाया, वो सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। मान लो उनकी माँ को डांस नहीं आता, अच्छा कथक नहीं आता, सीखना चाहती थी, वो सोचते हैं इसे मैं कथक सिखा दूं। उस बच्चे की इच्छा है या नहीं है? तो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर ना ला दें, पहली बात। जहां उसका मन है उस बच्चे को वो करना चाहिए अपने हिसाब से। और बच्चे की भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे, चीजों को समझे, अच्छी किताबें पढ़े या अच्छे लोगों के प्रवचन सुने। धार्मिक के नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी, मैं बोल रहा हूं जैसे ओशो हैं, रविशंकर जी हैं, वो भी ठीक हैं, यहाँ के हिसाब से ठीक है। वो स्वेट मॉडर्न और डेल कार्नेगी की कॉपी की हुई है उन्होंने, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिविटी के ऊपर हम
हमें कैसे जीना है, हमें कैसे समस्याओं का सामना करना है, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे प्रवचन सुने। तो समस्याएं तो हर आदमी के जीवन में है, कठिनाइयां हर किसी के जीवन में है, किसी के कुछ किसी के कुछ। किसी के पास बहुत पैसा है, वो तो हो सकता है उसके लड़का ना हो। किसी के पास खूब पैसा है, हो सकता है कि वो खुद बीमार रहता हो। किसी के पास सब कुछ है तो उसका बिजनेस ना अच्छा चलता हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट। मैंने भी दुनिया में बहुत लोग देखे हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूं, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत मतलब मेरे से हजारों गुना बड़े हैं, जो कहीं कहीं 1000 करोड़ रुपए जिन्होंने कमाए हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखूं, तो ऐसा नहीं, कंप्लीट मैन मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं। उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी धक्के खाए हैं, और ऐसा नहीं कोई कि ऐसे मोल्ड में बन के आया कि बस वो जो उसने चाहा वो हो गया। वो करना ही पड़ता है। और एक शेर मुझे याद आया, आप कहें तो वो सुनाता हूं कि उनके माथे पे कहां कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहां कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। और जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमें आदत पड़ जाए मेहनत करने की, और इतना आनंद लेना है कि आनंद ही आनंद हो जीवन में। तो ये सब हमारे मन के ऊपर है, हम अपने मन को कैसा बनाते हैं, हम कैसा सोचते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को सोचेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक किताब पूरी भर जाएगी प्रॉब्लम अगर मैं आज अपनी लिखने लगूं, एक कॉपी पूरी भर सकता हूं। और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर मैं ढूंढना चाहूं तो उसमें भी एक पूरी कॉपी में भर सकता हूं, इतने सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो हम फोकस अपने सॉल्यूशंस पर करें, ना कि प्रॉब्लम्स पर। सर कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति होता है, कि ये डिसीजन लूं कि ये डिसीजन नहीं लूं, कि ये काम करूं कि ये काम नहीं करूं। तो जब दुविधा से आप कभी किसी दुविधा में फंस जाते हैं, आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो आप अपना वो ब्रेन ड्रेन किस तरीके से हैंडल करते हैं सर? कैसे आप उससे आगे निकलते हैं? देखिए, अब दुविधा भी अलग अलग तरह की होती है। मान लो कोई दुविधा आई है, तो वो फैमिली की भी हो सकती है प्रॉब्लम, वो बिजनेस की भी हो सकती है, वो सोसाइटी की भी हो सकती है। सबको हैंडल करने का अलग तरीका है, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, या सभी दुविधाओं में एक चीज कॉमन है, वो है सब्र। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, बेस्ट पॉसिबल उसके वेज देखने पड़ेंगे क्या होगा। उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि वो सॉल्व ना हो, तो वहां सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा कि ठीक है, नहीं हो रहा, मेरी किस्मत में नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक पूरे एफर्ट्स करने के बाद अगर वो नहीं हो रही सॉल्व, तो उसे छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब जैसे मान लो कोई आदमी है ठान ले कि मुझे पीएम बनना है ना, तो उसमें बहुत सारी दुविधाएं हैं। आप 150 करोड़ लोगों में से एक आदमी को पीएम बनना है, कोई हर गली मोहल्ले में तो पीएम होने के नहीं है ना। तो अब उसके लिए पूरे एफर्ट्स करें। देखिए भाई, चलो भाई मैं कहीं चुनाव में खड़ा हूं, पहले एमएलए बन जाऊं या एमपी बन जाऊं, उसके बाद फिर सब वो पूरा देख के इतना पॉपुलर हो जाऊं कि मेरा नाम पीएम बनने में आ जाए, मैं बन जाऊं। तो वो थोड़े एफर्ट्स करे, उसके बाद उसे पता लग जाएगा कि वो बन सकता है नहीं बन सकता, भैया वो सभासद भी बन सकता है नहीं, एमएलए बनना दूर की बात है। तो अपने एफर्ट्स पूरे करे, उसके बाद छोड़ दे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो यानी कि जीवन में एक ही सपना लेके वो चल रहा, वरना फ्रस्ट्रेटेड होगा और कुछ नहीं होगा। तो अपनी कैपेबिलिटी आदमी देख ले कि क्या है मेरी कैपेबिलिटी, बिजनेस में सब चीजों में है ना। अपनी कैपेबिलिटी देखकर उसके हिसाब से काम करें। कुछ चीजों के सॉल्यूशन मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते, जिनके मिले उन्हें अपना उस हिसाब से देखे, और जिनके नहीं मिल रहे तो उसी में सेटिस्फेक्शन रखे कि कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं। सर देखा अभी नॉर्मल सोसाइटी में एक थोड़ा सा ट्रेंड चल गया है, एक दूसरे के प्रति हेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर, नफरत जिसको बोलते हैं। तो ये घृणा जो व्यक्ति परिवार के अंदर की घृणा, अपने समाज के अंदर की घृणा, ऑफिस के अंदर की जो घृणा, या हर जगह जो घृणा, एक नेगेटिव जो किसी भी व्यक्ति से व्यक्ति को तोड़ने वाला, उसको उसकी तरफ नेगेटिव देखने वाला, ये घृणा का माहौल कैसे कैसे व्यक्ति सॉल्व करे, कैसे शांति से साइकोलॉजिकली कैसे शांत रह सकता है सर? देखिए, नॉर्मली मैंने देखा है जो जेलसी है और जो घृणा है, ये ऐसे लोगों में ही ज्यादा देखी है जिनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उन्हें लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे से हो नहीं रहा, दूसरा कर रहा है मेहनत, वो कहीं का कहीं पहुंच गया, वो बहुत ज्यादा कमाने लगा या बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर पहुंच गया, तो वो अपनी एनर्जी को इन चीजों में वेस्ट कर रहा है, बजाय
और ज्यादा मेहनत करने की, उस एनर्जी को और इन चीजों में लगाने की। तो घृणा का जो बीज है वो आपके अंदर अगर आपने डाल लिया तो एक दिन वो पेड़ बनेगा और आपको ही खाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए हम सब चीजों को एक्सेप्ट करें, घृणा ना करें, उसका उसे देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करें, उससे बेहतर। लेकिन हम जेलसी करेंगे या उससे घृणा करेंगे, कोई खराब है तो उसे छोड़ दो, उसके जैसे मत बनो। कोई अच्छा है तो उससे जेलसी मत करो, उससे बेहतर या उसके जैसा बनने की कोशिश करो। जेलसी करके तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये केवल एक आदमी के अंदर कॉम्प्लेक्स है जो जेलसी या घृणा के रूप में किसी के लिए आता है। वो हमें अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। उससे तो और आदमी मन से भी कमजोर होता है और दुखी रहता है। मेरे हिसाब से तो मैं नहीं रखता कभी किसी से जेलसी या घृणा, और मैं बड़ा आनंदित रहता हूं इसीलिए, क्योंकि नहीं रखता। जो मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूं उसे। जरूरी थोड़ी है कि उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में, ठीक है हमारी अलग लाइफ है, उनके लिए। जिंदगी में इतने लोग हैं कि एक दो के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 करोड़ लोग हैं, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे। आपके साथ का कोई नहीं मिल रहा आपको, आपके जैसा नहीं मिल रहा, छोड़ दो, और बहुत है। तो घृणा करना बेकार है। घृणा करने से तो आप अपने आप को खत्म करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, या जो भी किया वो बहुत 100% सक्सेसफुली किया, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया। तो सक्सेस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? क्या सक्सेस से भी फिर कभी भी डाउनफॉल आ सकता है, या सक्सेस को कैसे हैंडल करें, जिसको बोलते हैं ना द वाइन ऑफ सक्सेसफुल, जो सक्सेस का जो मदिरा है, वो नशा जो है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए जैसे आपने कहा, जैसे यंग एज में कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो अब डिपेंड ये करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके माता पिता क्या सोचते हैं, उसे अपब्रिंगिंग उसकी कैसी हुई है। अगर वो डाउन टू अर्थ होगा तो वो बिल्कुल सिंपल रहेगा, मतलब उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा होगा। और अगर उसे अहंकार आ जाता है तो उसी दिन वो खत्म होना शुरू हो जाता है। कोई भी आदमी अगर उसके अंदर अपनी सक्सेस का अहंकार आ गया, बहुत लंबे समय तक वहां टिक नहीं सकता टॉप पर, क्योंकि वो सारे समाज से कट होने लगा। अगर अहंकार आ गया तो दूसरों से वो कट होने लगेगा। तो उसकी जो उसकी विचारधारा है वो बहुत लोगों से नहीं मिल पाएगी और वो सीख नहीं पाएगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो बहुत अच्छे, जिनके मार्क्स आए इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, और उन्हें ये हो गया कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, और बाकी सब लोग तो मेरे सामने अनपढ़ जैसे हैं। मैंने उनकी लाइफ की बहुत बुरी स्थिति देखी है। पैसा उन्होंने कमा लिया, ना घरवाली से बनती, ना बच्चों से बनती, क्योंकि एक अहंकार उनके अंदर है, ना घर वालों से बनती है, अपने माँ बाप से। और तो उस स्थिति को हमें नहीं आने देना चाहिए। पैसा हमारे पास आया है तो उसे किस तरह से अच्छे कार्य में लगाएं, किस तरह से उसका एंजॉयमेंट करें, अपने ऊपर भी लगाएं, समाज के ऊपर भी लगाएं, और किस तरह से लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें और अपने ऊपर भी उसे अच्छी तरह से खर्च कर सकें। तो ये उसके अंदर कला आनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो पैसा भी उसका कमाया हुआ बेकार ही है। एक थोड़ा सा माहौल सा बन रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा जो है वो क्योंकि विदेशों की है, तो उसके प्रति घृणा का माहौल जैसा बनता जा रहा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज से आप नफरत करो, इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि विदेशी है, पहली बात। दूसरी बात कि साइंस और टेक्नोलॉजी, हम जो बच्चे जो अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, या जो ज्योग्राफी पढ़ी, जो हिस्ट्री पढ़ी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब एक वेस्ट है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम नहीं आता। तो इस पर सर आपके विचार क्या है सर? देखिए जहां तक इंग्लिश की बात है, मैं सारी दुनिया घुमा हूं और बहुत घुमा हूं। अगर कोई ये कहे कि इंग्लिश ना सीखें, उसके बिना उसका सारा काम हो जाएगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस, तो ग्लोबल बिजनेस तो वो नहीं कर पाएगा। इंग्लिश से घृणा करना बेकार है। अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर कब्जा किया, सारी दुनिया लगभग उनकी गुलाम थी, तो वहां सब जगह इंग्लिश आने लगी। फिर उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा रखा। आज भी जो यहाँ के अच्छे स्कूल्स हैं सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही ज्यादा हैं, गुरुकुल वाला सिस्टम तो रहा नहीं है। तो
उसकी वजह कोई भी रही हो, हमें उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज इंग्लिश के बिना हमारा फिलहाल तो काम नहीं चलेगा। जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे हम तुच्छ समझें, ये हमारी गलत मानसिकता है। लेकिन आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, सब चीज़ों में अपनी, सब जगह अपनी रीच बढ़ानी है, तो मुझे लगता है इंग्लिश बहुत ज़रूरी है उन्हें सीखने के लिए, चाहे उसे जॉब करना हो, चाहे बिजनेस करना हो। अब जो लोग कहते हैं ये ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे कभी काम नहीं आती, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों, लेकिन थोड़ा बहुत जो सीखते हैं 10th तक ही होती हैं ये, उसके बाद तो लाइन सब अपनी चेंज कर लेते हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं काम आती, एजुकेशन हमेशा काम आती है। और मेरे हिसाब से उसमें शुरू में थोड़े, जैसे केमिस्ट्री है, अब आज की डेट में मेरे केमिस्ट्री कोई काम नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता तो रहता है केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया, क्या फॉर्मूलाज हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में है, पूरे शरीर के बारे में आपको बताते हैं, और ऐसे ही मैथ्स है, कम से कम कुछ कैलकुलेशंस आपको आ जाती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा बीज सबका आपके अंदर पड़ जाता है। अब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो 10th के बाद आप वो ले लो और वो करो। तो ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है कि ये चीजें कभी काम नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अब जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें पहले जैसे रहना चाहिए, और साइंस के बड़े खिलाफ से रहते हैं। आज एक आम आदमी जो जीवन जी रहा है, वो राजा अकबर जो जीवन जीता था उससे मुझे लगता है बेहतर आज एक आम आदमी जी सकता है। तब अगर गर्मी होती थी तो उस अकबर के पास भी कोई, या किसी भी राजा के पास, कितना भी कोई धनाढ्य हो, उसके पास इस बात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता होगा कि वो एक कमरा जो स्पेशली उन्होंने हवादार बनाया है वहां चले जाए, वहां आराम कर लें। या उसे कहीं जाना है तो उसकी बग्गी में एसी नहीं हो सकता था, उसे गर्मी में ही जाना पड़ेगा, वो कितना बड़ा राजा हो। आज एक आम आदमी एक बटन दबाता है एसी का और वो कूलिंग हो जाती है शुरू, ठंडक में बैठ जाता है, चाहे उसकी कार हो चाहे घर हो। अगर उसे राजा अकबर के जमाने में अगर उसे जयपुर जाना हो मुजफ्फरनगर से, तो उसका कई दिन का प्रोजेक्ट था। आज गाड़ी ली, सुबह गए और शाम को वापस आ गए। ये लग्जरी तब अवेलेबल नहीं थी। ये सारी देन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज मोबाइल से हम 1 मिनट में कहीं भी बात कर लेते हैं, इंटरनेट से, गूगल से पूछ लेते हैं कुछ भी आपको जो जानकारी चाहिए। पहले वो चीज रिसर्च करने में जो 1-1, 2-2 साल लगा देते थे, आज वो एआई आपको एक ही मिनट के अंदर सारी आपके सवालों के जवाब दे देता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। सारी दुनिया में आप घूम सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा राजा हो, अब से 200 साल पहले कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी धनाढ्य हो, अमेरिका जाने के लिए उसे और वहां से वापस आने के लिए कई महीनों का ही उसका प्रोजेक्ट होता। आज तो आप जाओ, जाके अपना काम करो, मीटिंग अटेंड करो, फिर वापस आ जाओ। तो पहले बुलक कार्ट में जाना पड़ता, उसके बाद फिर जहाज में जाना पड़ता। फिर हम कहीं जाते हैं, वहां की पिक्चर्स एकदम भेज सकते हैं, वहां बता देते हैं जी मैं यहाँ पहुंच गया, घर वालों को भी। तो सारे काम बहुत इजी हो गए और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, और चीजें हर 10-5 साल में चेंज होती जाएंगी, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जाएगा। सर आपका टाइम, महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपके इतने जो आपने जो लाइफ के अलग अलग एंगल्स पे आपने जो इनपुट्स दिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा सर। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।